दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप अपने बिजनेस को केडीवी लाइव के माध्यम से प्रमोट करना चाहते हैं, केडीवी लाइव के माध्यम से आप अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर ये काम बड़े ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको केडीवी लाइव के नंबर पर संपर्क करना होगा और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस ने किशनगंज से 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। किशनगंज पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ दिन पहले हुई घटना के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जब पुलिस ने बताया है कि आज करीब 10:30 पर रेलवे अधिकारियों से सूचना मिली कि 3 जनवरी को दोपहर करीब 12:55 पर पत्थरबाजों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि इस सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और वीडियो फुटेज की जांच की गई। पुलिस ने बताया है कि मामले में किशनगंज जिला के पोठिया पुलिस थाना क्षेत्र के निमल गांव के रहने वाले 4 लड़कों की पहचान की गई है, जिनकी उम्र करीब 14 साल है, उससे कम है। इनमें से 3 को पकड़ करके किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और चौथे की तलाश जारी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों में मानसिक तनाव दूर करने तथा शारीरिक विकास के दौरान आने वाली परेशानियों की जानकारी देने के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसके लिए चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि नए शैक्षणिक सत्र में सप्ताह में 1 दिन पहले जुड़ी हुई कक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसकी शुरुआत प्रखंड के 3 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में एक शिक्षिका को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो प्रखंड में अन्य शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करेगी। इसका उद्देश्य न केवल छात्रों के शारीरिक विकास के दौरान आने वाले बदलाव की जानकारी देना है, बल्कि सरकारी स्कूलों की छात्राएं किशोरावस्था में खुल करके बात भी कर सके, ये भी समझना है। अधिकारी ने बताया है कि छात्रों को समझने के लिए कई छोटे वृत्त चित्र बनाए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप अक्सर ऐसा सुना होगा कि एक माँ अपने बच्चों के खातिर किसी से भी लड़ सकती है, वह बच्चों के खातिर अपने पति से भी लड़ झगड़ जाती है। लेकिन अब बिहार के कैमूर से अनोखी कहानी सामने आई है। यहाँ एक पति अपनी पत्नी को लेकर के पिछले 5 सालों से बेहद परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका अपनी पत्नी को लेकर के प्रेम अभी भी कम नहीं हुआ है। हालांकि वे अपनी पत्नी की हरकतों से इस कदर परेशान हैं कि वे अपने बच्चे को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं और खुद की मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल बिहार के कैमूर में एक महिला अपने पति के पास से पिछले 5 साल में 35 बार भाग गई। हर बार वह पुलिस की मदद से पति उसे ढूंढ लाता था, लेकिन इस बार उसकी पत्नी भागी तो फिर काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पाई। इस घटना के सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार में एक 6 महीने की बच्ची है जो अपनी मां की ममता से पिछले कई दिनों से दूर है। अब इसके बाद परेशान पति अपने 2 बच्चों के साथ पत्नी की फोटो पोस्टर लेकर के दर दर भटक रहा है और रोड पर भीख मांग रहे हैं, लोगों से मदद करने की अपील कर रहे हैं। इस पोस्टर पर उन्होंने लिखा कि हमारा देश आज़ाद है लेकिन पुरुष आज़ाद नहीं। इस बैनर का एक छोर 4 साल का बच्चा पकड़ा था, तो फिर दूसरा छोर 6 माह के बच्चे को गोद में लिए हुए उसके पिता पकड़े हुए थे। इस घटना को लेकर के पति ने बताया है कि उसकी पत्नी शादी के बाद कई बार भाग चुकी है। वह हर बार प्रशासन के सहयोग से पत्नी को ढूंढ लाता था, लेकिन अब की बार उसकी पत्नी जिस दिन से भागी है उस दिन से अब तक नहीं मिल पाई है। इस परेशान पति की पहचान जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ढहरक गाँव निवासी कृष्णा मुरारी गुप्ता के रूप में हुई है। उसकी शादी 17 नवंबर 2017 को हुई है और शादी से अब तक उसकी वाइफ यानी कि उसकी बीवी 35 बार भाग चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सड़कों की लंबाई बढ़ाई गई, सड़कें अच्छी हो रही है, जहां तेज गति से गाड़ियां चल रही है, लेकिन यहां सड़क निर्माण के दौरान फुटपाथ का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।
ऐसे में सड़क किनारे पैदल चल रहे लोग दुर्घटना में अधिक घायल हो रहे हैं। वहीं टैक्सी, वैन या फिर 4 पहिया से चलने वाले लोग हादसे के कम शिकार हो रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप गाड़ी लेकर के चल रहे हैं तो फिर हादसा होने का खतरा कम है, लेकिन अगर आप पैदल चल रहे हैं तो फिर आपके साथ हादसा होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में ये बात निकल करके सामने आई है कि सड़क किनारे पैदल चलने वालों की व्यवस्था अधिक से अधिक की जाए ताकि लोग सुरक्षित पैदल चल सके। 2021 में 9,553 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक पैदल चलने वाले 2,798 लोगों की मौत हुई। 2,657 दोपहिया चालक की मौत हुई। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई सभी विभागों को इस बात के लिए आगाह किया है कि सड़क निर्माण में लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था जरूर करें ताकि वे सुरक्षित पैदल चल सके। जब विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजा है कि जहां फुटपाथ नहीं है उन सड़क के किनारे फुटपाथ बनाया जाए। साथ ही शहरी इलाकों में जेब्रा क्रॉसिंग एवं फुटपाथ की पूर्ण व्यवस्था करें। दोस्तों, अब जो खबर बताने जा रहे हैं ये खबर तो बिहार की नहीं है, उत्तर प्रदेश की है, लेकिन खबर बहुत झकझोर कर देने वाली है। जहां उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 81 साल की बुजुर्ग महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित करके परिवार वालों को सौंप दिया। यानी कि महिला की मौत हो गई तो फिर डॉक्टर ने परिवार वालों को दे दिया। इस खबर के मिलते ही अंतिम प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तमाम रिश्तेदार घर पहुंचने लगे। इस बीच अचानक महिला की सांसें लौट आई और वे जिंदा हो गई। जब महिला को जिंदा देख करके घर वाले की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने महिला को चाय पिलाई, गोदान कराई, लेकिन अगले ही सुबह उसकी जान चली गई। जी हाँ, दरअसल ये मामला जसराना थाना क्षेत्र के, यानी कि उत्तर प्रदेश के जसराना थाना क्षेत्र के विलासपुर इलाके का है, जहां रहने वाले सुघड़ सिंह की पत्नी हरभोजी की तबीयत खराब होने के बाद 23 दिसंबर को उन्हें फिरोजाबाद के निजी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। इस बीच उनकी हालात बिगड़ती चली गई, जिसके बाद मंगलवार को डॉक्टरों ने परिवार वालों से बात की और कहा कि महिला का दिल और दिमाग डेड हो गया है, उन्हें घर ले जा सकते हैं। जिसके बाद परिवार वालों ने घर के बाकी सदस्यों को भी इसकी जानकारी दी और फिर रिश्तेदारों को खबर दे दी गई। अस्पताल के बाद जब हरभोजी को जब घर वापस वो ला रहे थे, तभी गाड़ी में एक झटका लगा, जिससे महिला की सांसें अचानक लौट आई। उन्हें उल्टी हुई और वे होश में आ गई। हरभोजी को होश में देखकर के परिवार वाले बहुत खुश हो गए, जिसके बाद वे फौरन उन्हें घर ले आए और फिर उनकी सेवा पानी की। जब घर वालों ने उन्हें चाय भी पिलाई और फिर उन्हें उनके ठीक होने की खुशी में गोदान कराया, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली। अगले सुबह हरभोजी की मौत हो गई, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस पूरी घटना के बारे में बताते हुए हरभोजी के बेटे सुगड़ीब सिंह यादव ने बताया है कि डॉक्टरों ने उनकी मां को मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद वे उन्हें घर वापस ला रहे थे। तभी अचानक उनकी सांसें लौट आई, जिसके बाद उन्हें चाय पिलाई गई और गोदान कराया गया, लेकिन अगले दिन फिर से उसकी सांसें थम गई। दोस्तों, बात करते हैं कि समाधान यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार की दोपहर बगहा से बेतिया पहुंच गए। जहां हजारों पुलिसकर्मियों की सुरक्षा घेरे में नीतीश कुमार का काफिला बेतिया के सर्किट हाउस में पहुंचा। सुरक्षा का हाल ये था कि नीतीश का ठिकाना बने सर्किट हाउस में विधायकों और विधान पार्षदों को भी एंट्री नहीं मिली। जब सुबह से ही इंतजार कर रहे जेडीयू के कई नेता भी सर्किट हाउस के बाहर चक्कर काटते रह गए। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने बुधवार से समाधान यात्रा की शुरुआत की है। पहले दिन वे बगहा और वाल्मीकि नगर इलाके में थे और आज वे बेतिया पहुंचे। जब गुरुवार की दोपहर सीएम का काफिला बेतिया सर्किट हाउस पहुंचा। नीतीश कुमार की सुरक्षा के लिए बगहा से बेतिया तक चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इस रास्ते पर आम लोगों की आवाजाही घंटों रोक दिया गया ताकि सीएम नीतीश कुमार को कोई भी खतरा ना हो। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में 5 लोगों की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार एसटीएफ ने छापेमारी करके फरार चल रहे 4 बदमाशों को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। इसमें सुमन कुंवर, अमन तिवारी, धीरज सिंह और अभिषेक राय उर्फ टाइगर शामिल है। सभी ग्राम बकरपुर, थाना पीरपैंती, जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। हालांकि मुख्य आरोपी कटिहार जिले के मोहना चांदपुर निवासी कुख्यात मोहन ठाकुर अब भी फरार हैं। इन्हीं बदमाशों पर आरोप है कि इन्होंने 2 दिसंबर को कटिहार के बराड़ी में 5 लोगों की हत्या की थी। इन्हें पकड़ने में गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी बिहार एसटीएफ की मदद की है। दोस्तों, बात करते हैं कि वंदे भारत ट्रेन पर पथराव को लेकर के रेलवे की ओर से किए गए खुलासे के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमलावर हो गई है। उन्होंने कहा कि जब बिहार से पत्थर फेंके गए, बिहार के किशनगंज से पत्थर फेंके गए, तो फिर पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश क्यों हुई। जहां ममता बनर्जी ने कहा कि कई मीडिया हाउस
3 दिनों से हमारे खिलाफ इस मुद्दे को बढ़ावा दे रहे हैं। फेक न्यूज़ दिखाया, बंगाल का अपमान करने की कोशिश की गई, कानून इनके खिलाफ अपना काम करेगा। उन्होंने आगे कहा है कि घटना बंगाल में नहीं हुई, बिहार में हुई है। लोकतंत्र में लोगों में गुस्सा हो सकता है, ऐसा कहकर के बिहार का अपमान करने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ, मुझे लगता है कि उनका भी अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में भाजपा सरकार नहीं है तो फिर उन्हें ये ट्रेन क्यों नहीं मिलेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे के विकास के नाम पर पुराने ट्रेनों को पेंट करके चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कितनी सारी पुरानी ट्रेन खड़ी थी, अब एक भी नहीं है। मैं मीडिया से कहूँगी कि फर्जी खबरें चलाना बंद कर दे, नहीं तो फिर कानूनी तरीके से आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि सर्दियों में तो सभी लोग अंडे का सेवन करते हैं, जैसे साथ ही ये शरीर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। अंडे को सुबह के समय काफ़ी लोग नाश्ते के रूप में खाते हैं, जैसे साथ ही अंडे को प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी माना जाता है। जैसे सुबह के समय में अंडे को उबाल करके या फिर अंडे की भुर्जी, ब्रेड, आमलेट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दूँ कि अंडे में प्रोटीन के अलावा विटामिन बी 12, बायोटीन सहित कई चीज़ मौजूद होते हैं जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं कि अंडा खाने के क्या क्या आखिर फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप अंडा खाते हैं तो फिर आपको क्या क्या फ़ायदा इससे हो सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में। तो रोज़ाना सुबह सुबह उठ करके एक उबला हुआ अंडा खाने से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे साथ ही अंडे में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन और फिर अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो एक अंडे में 6 ग्राम से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का होना हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। यदि आपको प्रोटीन की कमी है तो फिर ऐसे में अंडे को ब्रेकफास्ट में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन अंडे में भरपूर पाया जाता है। जहाँ साथ ही जिस व्यक्ति को आयरन की कमी हो जाती है तो उसे अंडा का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके प्रयोग से शरीर में रक्त की कमी भी पूरी हो जाती है। तो अगर आप अंडा का सेवन करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप रोज़ आज से ही अंडा खाना शुरू कर दें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां आलम ऐसा है कि इस कड़ाके की ठंड से राहत मिलने का अभी कोई आसार फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को ही बिहार के 19 जिले में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। जब बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, सीतामढ़ी समेत कई अन्य जिले कोल्ड डे यानी कि शीतलहर की चपेट में रहेगा। शुक्रवार की सुबह बिहार के अधिकतर शहर कोहरे की चादर में लिपटे हुए नजर आए। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग की माने तो पूरे बिहार में अधिक दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव सुबह से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से कनकनी भरी ठंड का एहसास बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान फॉरबिसगंज में 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो फिर वहीं बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। हालांकि दिन भर बिहार में धूप नहीं निकलने से अधिकांश जिलों में अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का ही फर्क रह गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सत्ता में फिर से काबिज होने के बाद राबड़ी आवास फिर से गुलजार हो गया है। यहाँ हर दिन बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है। जहाँ इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आने वाले मकर संक्रांति के मौके को यादगार बनाने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। लगभग 3 साल के इंतजार के बाद इस बार राबड़ी देवी के आवास पर मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा का भोज होगा। हालांकि किडनी के ऑपरेशन के कारण लालू प्रसाद यादव इस बार मकर संक्रांति में मौजूद नहीं रहेंगे। ऐसे में इस बार आने वाले मेहमानों के लिए मेजबानी की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव खुद संभालेंगे। राज्यसभा सदस्य मीसा भारती भी इसमें शामिल हो सकती है। आरजेडी सहित अन्य पार्टियों के नेता भी भोज में शिरकत करेंगे। इसमें दही चूड़ा के साथ ही गुड़, तिलकुट और सब्जी भी चलेगा। आपको बता दूं कि राबड़ी देवी के आवास पर दही चूड़ा के भोज में बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होता रहा है। जब लालू प्रसाद इसमें रहते थे तो फिर वे खुद से भी लोगों को दही चूड़ा परोसते थे, यानी भरपेट दही चूड़ा खाने की छूट रहती थी। आयोजन का अंदाज भी निराला रहता है। जब कोई कार्यकर्ता दही ला रहा होता है तो फिर कोई फूल गोभी तो फिर कोई चूड़ा। जब लालू प्रसाद यादव खुद से भी दही चूड़ा भोज के इंतजाम में मन से लगते थे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नए साल के पहले हफ्ते से ही जातीय जनगणना की शुरुआत होने जा रही है। पहले चरण में आवासीय मकानों की गिनती होगी, जब पटना के वीआईपी इलाकों से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जहां अधिकारियों और फिर विधायकों मंत्रियों के आवास है। कल से शुरू होने वाले जातीय गणना के पहले चरण में हर एक मकान का नंबर डाला जाएगा। इसके अलावा घर के मुखिया का नाम और फिर घर के मेंबर्स का नाम दर्ज किया जाएगा। पटना जिले में 4000 से अधिक गणना खंड जातीय जनगणना के लिए बनाए जाएंगे। ये गिनती 21 जनवरी तक चलेगी। जातीय जनगणना में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसा कि पहले चरण में मकानों की गिनती होगी, जबकि दूसरे चरण में उन मकानों में रहने वाले लोगों की गिनती अप्रैल महीने से होगी। जब उस वक्त परगणक घर पर दस्तक देगी तो फिर आपको कुछ जरूरी कागजात अपने साथ रखने होंगे, क्योंकि फॉर्म में संबंधित निवासी की डिटेल्स भरे जाएंगे। इसके तहत जाति, पेशा सहित 26 कॉलम का फॉर्म भरा जाएगा। जाति की गणना डिजिटल माध्यम से भी कराई जाएगी और इसमें एंड्रॉयड फ़ोन का प्रयोग होगा। जब फ़ोन में मौजूद एक खास ऐप से हर वर्ग, हर घर के लोगों का पूरा डिटेल भरा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत कर दी है। वहीं इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा खत्म होने के बाद बिहार विधानमंडल का सत्र है, इसके बाद वे देश की यात्रा पर निकलने के बारे में सोचेंगे। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण से अपने समाधान यात्रा की शुरुआत कर दी है। समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार पहले ही दिन बगहा के डरुआबाड़ी गाँव में पहुंचे, जहां उन्होंने वहां चलाई जा रही विकास योजना की जानकारी ली। इस दौरान जब उनसे पूछा गया है कि देश की यात्रा पर कब जाएंगे, तो फिर सीएम नीतीश कुमार ने संकेत देते हुए कहा कि वे विधानसभा सत्र के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे। बीजेपी के खिलाफ अधिक से अधिक विरोधी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुट जाएंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने समाधान यात्रा पर विरोधियों के सवाल उठाने पर भी पलटवार करते हुए जवाब दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम हर जिला में घूम घूम करके विकास कार्य कहां तक पहुंचा है, इसकी जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शरीर गला देने वाली ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पछुआ हवा से बिहार में कनकनी बढ़ रही है। आज से और पारा गिरने की भी संभावना जताई गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वेधशाला में उपलब्ध आंकड़े के अनुसार जनवरी में अधिकतम तापमान का आकलन देखा जाए तो फिर बिहार में गुरुवार के दिन अधिकतम तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया है कि आंकड़े के अनुसार साल 1960 से लेकर के साल 2023 तक अधिकतम तापमान सबसे कम रहा, यानी कि उत्तर बिहार में पिछले 64 सालों में सबसे कम अधिकतम तापमान जनवरी का दर्ज किया गया है। जब मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर के अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि अगले 5 दिनों तक फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलेगी। अगले 48 घंटे तक बिहार के अधिकतर जिलों में घने कोहरे छाए रहने की संभावना जताई गई है। आपदा विभाग ने भी लोगों से ठंड में सावधानी बरतने की अपील की है और कहा है कि फिलहाल 15 जनवरी तक कड़ाके की ठंड से निजात नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 9 जनवरी के बाद से बिहार में ठंड में कमी का अनुभव होने लगेगा। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कई सालों से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अपने जिलों में तबादला कराने का मौका मिलने वाला है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार 34,540 कोटे के सहायक शिक्षकों के दूसरे जिलों में तबादले के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक 25 जनवरी तक शिक्षक तबादले के आवेदन कर सकते हैं। सभी जिला से 31 मार्च तक तबादले वाले शिक्षकों की लिस्ट शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी और फिर शिक्षा निदेशालय उस पर अंतिम मोहर लगाएगी। एक अनुमान के मुताबिक शिक्षा विभाग के इस फैसले से करीब 4,000 से ज्यादा शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है। ये लोग काफी दिनों से तबादले की मांग कर रहे थे। वहीं नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर के शिक्षा विभाग ने कई आदेश जारी कर दिया है। नियोजित शिक्षक भी काफी दिनों से दूसरे जिलों में तबादला की मांग कर रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या महिला शिक्षकों की है।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत बिहार के जिलों में 250 या फिर इससे अधिक आबादी वाले छोटे टोलों और बसावटों को सड़क से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर के बिहार में 1467 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण होगा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि पथों के निर्माण की मंजूरी मिलने से 250 या फिर इससे अधिक आबादी वाले जो भी टोले हैं और बसावट संपर्क पथ से वंचित रह गए हैं उन्हें सड़क से जोड़ दिया जाएगा। इससे लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का आगाज हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के वैशाली में आयोजित लोकसभा सम्मेलन से इसकी शुरुआत की है। वहीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड के चाईबासा पहुंच रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की 47 सीटों को भाजपा ने अपने पूर्व प्रदर्शन तथा मौजूदा समीकरण को देखते हुए कमजोर आंका है तथा इन लोकसभा क्षेत्र में विस्तारकों की तैनाती की है। जब मिशन 2024 के तहत देश को 2 हिस्सों में बांट करके भाजपा ने अपनी कमजोर प्रदर्शन या हार वाली कुल 160 सीटों को चिन्हित किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकार प्रशासन दोनों ही शराबबंदी को लेकर के सख्ती दिखा रही है। छपरा जहरीले शराब कांड के बाद से उत्पाद विभाग भी लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, साल 2023 के पहले बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में करोड़ों रुपए खर्च करके पटना जिले में 4 नए मद्य निषेध कार्यालय खोलने का फैसला किया गया है। इन 4 दफ्तरों में खास टीम की तैनाती की जाएगी जो शराब निर्माण से लेकर के इसकी सप्लाई पर रोक लगाने का काम करेगी। वहीं राज्य भर से लगातार शराब तस्करी की खबरें आ रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी आए दिन शराब तस्करों द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस ने बिहार के बांका जिले के मंदार पर्वत से गुरुवार को राज्य में यानी कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी विधिवत शुरुआत की है। इस यात्रा में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा समेत तमाम बड़े दिग्गजों ने हिस्सा लिया। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा 1200 किलोमीटर की है। मंदार पर्वत से शुरू हुई इस यात्रा के पहले दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि भाजपा बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही है और देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया है। यदि कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं करती तो फिर मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। अगर मेरा मुंह खुल गया तो फिर बिहार में चाचा भतीजे का कुर्ता पाजामा उतर जाएगा। ये कहना जन स्वराज यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का है। जी हाँ, अपनी पद यात्रा में पश्चिमी चंपारण के कल्याणपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार सरकार के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जम करके हमला बोला। साथ ही कहा कि अगर मेरा मुंह खुल गया तो फिर चाचा भतीजे का पाजामा उतार दूंगा। दोस्तों बात करते हैं कि बुधवार को बीएसएससी अभ्यर्थियों ने महाआंदोलन का आगाज किया था। अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज गेट से पैदल मार्च निकाला था। जब पैदल मार्च सुबह 11:15 से शुरू हुई थी, लेकिन इस दौरान पुलिस द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया था। वहीं अब पुलिस ने इस मामले में 5 अभ्यर्थियों को पकड़ा है। दंडाधिकारी आदित्य विक्रम के बयान पर कोतवाली थाने में इस 5 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिसके साथ ही साथ 1000 अज्ञात अभ्यर्थियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल 5 अभ्यर्थियों को नोटिस देकर के छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि पटना कॉलेज गेट से डाक बंगला चौराहे तक अभ्यर्थियों का पैदल मार्च निकालना था। इस दौरान पुलिस द्वारा अभ्यर्थियों पर जम करके लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने लाठी मार करके अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। इस दौरान पटना के डाक बंगला चौराहे के आसपास की सड़कें रन क्षेत्र में तब्दील हो गई। कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई। अभ्यर्थी बीएसएससी की सभी पालियों की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने शिक्षकों को लेकर के बड़ा निर्णय लिया है। यह बिहार सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने पत्र लिख करके बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि अब बिहार में बिना ट्रेनिंग किए हुए टीचरों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। दरअसल बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने पत्र लिखकर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह सूचित किया है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण
प्राप्त नहीं किया है या फिर अनुकंपा के आधार पर बिना ट्रेनिंग किए हुए ही नियुक्ति हुए हैं तो उनकी सेवा को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। इसके साथ ही इस पत्र में ये भी कहा गया है कि बिहार में वैसे शिक्षक अपनी सेवा पर बने रहेंगे जिन्होंने 31 मार्च 2019 के बाद और 19 अक्टूबर 2022 तक अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली हो। हालांकि ऐसे सभी शिक्षकों को उनकी ट्रेनिंग पूरी करने की अवधि से नियुक्त माना जाएगा और उसी दिन से उनके सेवा की गणना की जाएगी। इनके ट्रेनिंग से पहले की सेवा की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के रीगा में एक खेत में काम कर रही 2 महिला पर जंगली जानवर यानी कि तेंदुआ ने हमला कर दिया। इस घटना में दोनों महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें आनंद फानन में सीतामढ़ी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस हमले के बाद गाँव में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानवर के गाँव में होने की चर्चा जोरों पर है, जिसको लेकर के इलाके में दहशत आलम है। बताया जाता है कि महिलाएं खेत में घास काटने गई थी, तभी दोनों महिलाओं पर अचानक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। हमले में दोनों महिलाएं बुरी तरीके से घायल हो गई। घायल महिलाएं सुनीता देवी पति सुरेंद्र कुमार और कुमकुम देवी पति राम जन्म सिंह रामपुर सिरोली की रहने वाली है। दोनों गुरुवार शाम आलू की खेत में गई थी, जहां पर खेत में ही तेंदुआ ने उन पर हमला कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 248 नगर पालिका में पार्षद, उप पार्षद, मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाने के बाद अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि अपनी शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं। अब उनके इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 13 जनवरी को पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, डिप्टी मेयर और मेयर शपथ ग्रहण करेंगे और शपथ के साथ कार्यभार संभाल करके अपने क्षेत्र के विकास का वादा पूरा करेंगे। पटना नगर निगम शपथ ग्रहण समारोह अभी नहीं होगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग बिहार द्वारा संबंधित जिलों के नगर पालिकाओं एवं नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षदों के नाम गजट में प्रकाशित कर दिया गया है, जिसके बाद बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत नवनिर्वाचित पार्षदों, उप पार्षदों एवं मुख्य पार्षदों का शपथ ग्रहण बैठक में संपन्न कराया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि टीवी पर सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में शामिल द कपिल शर्मा शो में जल्द ही पटना के खान सर बतौर गेस्ट के रूप में नजर आने वाले हैं। सोनी टीवी ने इस एपिसोड का एक टीजर भी जारी कर दिया है, जिसमें खान सर कपिल शर्मा और शो के दूसरे कलाकारों के साथ मस्ती करते हुए ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। खान सर के चाहतों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब अपने कार्यों के बल पर वे देश के प्रसिद्ध शो में देखेंगे। यह टीजर में कपिल शर्मा खान सर से पूछते हैं कि उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिनमें रवीना टंडन भी शामिल है। कपिल शर्मा की इस सवाल पर खान सर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा एक दृश्य में वे कीकू, शारदा और सुमोना के साथ भी दिखते हैं। दरअसल कपिल शर्मा शो का ये खास एपिसोड मोटिवेशनल स्पीकर के साथ तैयार किया गया है, जिसमें खान सर के साथ विवेक बिंद्रा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, यह शो में नजर आएंगे। साथ ही गौर गोपाल दास, धार्मिक गुरु भी नजर आएंगे। ये बहुत ही खुशनुमा पल होने वाला है। खान सर पटना के साथ कपिल शर्मा शो का प्रसारण 7 जनवरी 2023 को होने वाला है। इस बात का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कपिल शर्मा ने ही किया था। पटना के छात्रों के बीच खान सर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी अलग तरह की पढ़ाने की शैली में खान सर को पूरे देश में पहचान दी है। उनका यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो कई मिलियन में देखा जाता है। शायद ही कोई ऐसा खान सर के नाम से वाकिफ ना हो। दोस्तों बात करते हैं कि महागठबंधन में शामिल आरजेडी और जदयू में शीत युद्ध जैसे माहौल के बीच सियासत में उबाल लाने वाली खबर आई है। जब भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने अपना जन्मदिन मनाया है गुरुवार को। इस दौरान उन्हें चारों ओर से शुभकामनाएं मिली, लेकिन एक बधाई संदेश चर्चा का विषय बन गया है। जहाँ असल में ये मैसेज जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी तमाम दिग्गजों के बीच सुशील कुमार मोदी को ट्वीट करके बधाई दी है। इस ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है। इन चर्चाओं के पथ में भी आरजेडी नेता सुधाकर सिंह के बयान ही है। यह असल में सुधाकर सिंह के बिगड़े बोल पर उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमलावर हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव को कार्रवाई करने के लिए चेताया भी था। उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह मामले को लेकर के कहा था कि ऐसे बयान गठबंधन के लिए सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर आपको उत्तम
स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान करे। इस ट्वीट के बाद कई तरह के सियासी सवाल दाव कयास लगने लगे हैं। कुछ लोग इस मैसेज को जदयू बीजेपी के बीच पुल की तरह देख रहे हैं, जो बीते दिन बन गई खाई को भर सकता है, तो फिर वहीं इसे राजद जदयू के नेताओं के बीच जारी मौन युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है। कईयों का मानना है कि इन दिनों आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसको लेकर के बीजेपी जल्द ही गठबंधन टूटने की भी बात कह रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सड़कों पर यातायात पुलिस तैनात रहती है। यातायात पुलिस का काम यह सुनिश्चित करना है कि सड़क पर सभी यातायात नियमों का पालन हो और यातायात सुगम हो। हालांकि कई बार पुलिसकर्मी और फिर सड़क पर मोटर वाहन लेकर के यात्रा कर रहे लोगों के बीच कुछ गलतफहमी हो जाती है, जिसकी वजह से तनाव की स्थिति बन जाती है, जिसमें पुलिस कई बार मोटर वाहन की चाबी भी छीन लेती है। लेकिन ऐसा करना कानूनी तौर पर सही नहीं है। जी हाँ, मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार ट्रैफिक पुलिस आपकी कार की चाबी जबरदस्ती नहीं छीन सकती है। यातायात पुलिसकर्मी किसी भी मोटर वाहन मालिक से गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी कार की चाबियां जबरदस्ती भी नहीं छीन सकते हैं। ऐसा करना गैर कानूनी है। कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे उसका पद या फिर अधिकार कुछ भी हो, वह आपकी कार की चाबी नहीं छीन सकता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई पुलिसकर्मी करे तो फिर उन्हें मोटर वाहन अधिनियम 1932 का हवाला दे सकते हैं, तो वे समझ जाएगा कि आप कानून के जानकार हैं और कानूनी तरीके से अपनी बात रखना जानते हैं, इसलिए आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 में जब कोई पुलिस अधिकारी आपको कागजात चेक करने के लिए रोकते हैं तो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। अगर पुलिसकर्मी आपसे डीएल आदि को अपने हाथ में लेने के लिए कहता है तो फिर वे पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप उसे दस्तावेज को दें या ना दें। हालांकि कुछ मामले में पुलिस अधिकारी आपके लाइसेंस को जब्त कर सकते हैं, तो फिर उस स्थिति में वह आपका लाइसेंस जरूर ले लेंगे। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइसेंस जब्त करेगी जब ट्रैफिक पुलिस, तो फिर आपको एक वैलिड रसीद देना होगा पुलिस वालों को। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार ने पीएम यशस्वी योजना को बंद करने का फैसला किया है। इसकी जगह राज्य सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसका नाम मुख्यमंत्री पिछड़ा अति पिछड़ा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना होगा। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के कक्षा पहले से लेकर के 10वीं तक के 1,25,00,000 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया है। इन छात्राओं के लिए अब तक केंद्र से मिलती रही 50% राशि राज्य सरकार नहीं लेगी। इसके लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार पुलिस को हाईकोर्ट में कई बार अपने कारनामों की वजह से शर्मसार होना पड़ा है। एक बार फिर से गोपालगंज जिले के एसपी को अपने माते हाथों की वजह से भरी कोर्ट में अपमानित होना पड़ा। दरअसल मामला डीजे लाउड स्पीकर बजाने के मामले में डीजे संचालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने उस पर पुलिस या बल के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। पीड़ित डीजे संचालक द्वारा पटना हाईकोर्ट में पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करने गई थी। याचिका को सुनने योग्य हाईकोर्ट द्वारा समझ गया कि फिर क्या हुआ था। हाईकोर्ट ने सीधे गोपालगंज के एसपी को तलब कर दिया। यहाँ एक बात जानने वाली यह है कि डीजे संचालक द्वारा डीजे बजाने के एसडीओ से अनुमति भी ली गई थी। इसके बावजूद भी पुलिस ने उसे मारा पीटा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। याचिकाकर्ता को सिर्फ लाउड स्पीकर बजाने के कारण पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, जहाँ उसे जेल भेज दिया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि हम लोग यानी कि जजेस कॉलोनी में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आसपास के लोग 11 बजे रात तक लाउड स्पीकर बजाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें गिरफ्तार करने नहीं आता। लेकिन यहाँ पर याचिकाकर्ता के पास एसडीओ द्वारा डीजे बजाने के लिए अनुमति भी दे दी गई थी, तो उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? न्यायाधीश ने एसपी गोपालगंज से तल्ख लहजे में पूछा है कि क्या ये मामले पुलिस द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। जब बिहार में आज यानी कि आज 7 जनवरी से जातीय आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जब बिहार में ये सर्वे कराने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि जीएडी को सौंपी गई है। सरकार मोबाइल फ़ोन ऐप के जरिए हर परिवार का डेटा डिजिटली इकट्ठा करने की योजना बना रही है। इस सर्वे में शामिल लोगों को पहले से ही आवश्यक ट्रेनिंग दी गई है।
DAD ने जातीय जनगणना सर्वे का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण की जनगणना 7 जनवरी से पटना से शुरू होगी। इस दौरान VIP इलाके में भी घरों की गणना की जाएगी, जिनमें मंत्रियों, विधायकों के आवास शामिल होंगे। इनकी संख्या से जुटे हुए आंकड़े जुटाए जाएंगे। इसके अलावा हर परिवार के मुखिया और घर के सदस्यों के नाम भी दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इस सर्वे के लिए जिस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें परिवार के लोगों के नाम, उनकी जाति, जन्म स्थान और परिवार के सदस्यों की संख्या से जुड़े हुए सवाल होंगे। इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति और सालाना आय से जुड़े हुए भी सवाल होंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि ट्रेन में यात्रा के दौरान अब लोग ट्रेन के पेंट्री कार में मनचाहे व्यंजनों का स्वाद ले पाएंगे। इसके तहत जहां एक ओर लोग ट्रेन में यात्रा करने के दौरान बाजरा, मक्के की रोटी और साग के अलावा लिट्टी चोखा को भी चख सकते हैं, तो फिर वहीं वैशाली एक्सप्रेस, बिहार संपर्क एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों में यात्रा के दौरान लोग चूरा दही का भी स्वाद पा सकते हैं। इसके लिए IRCTC को मेनू में जरूरी बदलाव के लिए छूट दी गई है। इस दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य और फिर सुविधा को ध्यान में रख करके IRCTC नया मेन्यू ला रही है। IRCTC यात्रियों के लिए ऐसा खाना लाने की कोशिश कर रही है जो यात्रियों के लिए पौष्टिकता से भरपूर होगा। दोस्तों, WhatsApp यूजर्स के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए नए फीचर्स जोड़ता रहता है। ऐप डेवलपर्स ने इस प्लेटफॉर्म को एक स्टेप और आगे ले जाने का फैसला किया है। WhatsApp का लेटेस्ट फीचर इसका सबूत है। ऐप ने दुनिया भर के यूजर्स के लिए प्रॉक्सी सपोर्ट लॉन्च किया है। इसकी जानकारी WhatsApp ने गुरुवार को दी है। प्रॉक्सी सपोर्ट की मदद से WhatsApp यूजर्स बिना इंटरनेट के भी इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट रह सकेंगे। जहां उनके फ़ोन ही नहीं, एरिया में भी इंटरनेट नहीं होने पर भी यूजर्स WhatsApp की सेवा को यूज़ कर पाएंगे। इस फीचर्स की मदद से WhatsApp यूजर्स दुनिया भर में वॉलंटियर्स और फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉक्सी सर्विस सेटअप के जरिए कनेक्ट रह सकेंगे। WhatsApp ने बताया है कि प्रॉक्सी नेटवर्क से कनेक्ट रहने पर भी यूजर्स को प्राइवेसी और फिर सिक्योरिटी को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पहले की तरह ही प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती रहेगी, जहां उनके मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेगी। जहां कंपनी की माने तो यूजर्स के मैसेज को बीच में कोई नहीं देख पाएगा, ना ही प्रॉक्सी नेटवर्क पर और ना ही मेटा और फिर ना ही WhatsApp खुद। WhatsApp ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि साल 2023 के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि इंटरनेट शॉट डाउन कभी ना हो। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।